चलिए शुरू करते हैं, बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि अब हम एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर आएंगे। तो ये जो नया सब्जेक्ट है ये है आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि ये क्या है, पावर शेयरिंग। अब दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जो बहुत जरूरी है यह जानना किसी सब्जेक्ट को पढ़ने या किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले कि उस चैप्टर को हम ये चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को जो इंक्लूड किया सिलेबस में, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात। और दूसरा, इसमें है क्या क्या। दो इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, पावर शेयरिंग का बेसिक सा जो कंसेप्ट होता है वह हमको आपको सबको पता है। सबसे पहला तो प्रश्न ये उठता है कि पावर से यहां पर मतलब क्या। पावर और शेयरिंग, टू वर्ड्स आर देयर। तो यहां यह मतलब है कि पावर क्या है और उसका शेयरिंग का मतलब क्या। पावर का मतलब क्या, कोई फिजिकल पावर, मसल पावर, मनी पावर, या कुछ और। सिंपल अगर वर्ड्स में कहें तो यहां पावर से मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। यहां पावर का मतलब बहुत सिंपल सा, ये मान के चलिए कि इसका मतलब है एक तरह से जो डिसीजन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की। तो यह शेयर्ड होना चाहिए। ये जो निर्णय लेने की, पॉलिटिकल डिसीजन लेने की जो पावर है, वह किसी एक हाथ में या कुछ हाथों में ना होकर मैक्सिमम लोगों के हाथों में होनी चाहिए, या फिर सबके हाथों में होनी चाहिए। बहुत सिंपल एक कोटेशन है, मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा आपको। लॉर्ड एक्टन की कोटेशन है। उनकी एक सेइंग स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब क्या है इसका, कि एक जो शक्ति है, किसी कंसंट्रेशन जो है पावर, या इंसान को एक व्यभिचारी बनाता है, भ्रष्ट बनाता है। और अगर एब्सोल्यूट, निरंकुश, बिना किसी डेटरेंट के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के अगर लिमिटलेस पावर है, तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति या उस सत्ता का, उस समाज का सत्यानाश कर देता है। सो इसलिए पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अब हमारे समझ के हिसाब से और जितना हम आप जानते हैं, दुनिया में दो तरह की बेसिकली एक व्यवस्था होती है पॉलिटिकल सिस्टम। एक जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा जिसको नॉन डेमोक्रेसी कहते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होने का कोई मतलब ही नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जो मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है, या कोई और फॉर्म है, इनमें किसी दूसरे के साथ पावर शेयरिंग, जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर है, वह सिर्फ एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति होता है। वह आम लोगों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ अपनी सत्ता की हिस्सेदारी साझा नहीं करता, उसमें भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर शेयरिंग यानी सत्ता में भागीदारी या उसकी हिस्सेदारी, उसका बंटवारा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, दूसरे जगह हो ही नहीं सकती। क्लियर ये बात, कि अगर दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम को देखें और उस हिसाब से पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो यह सुनिश्चित हो जाता है, दिस बिकम्स वेरी मच ऑब्वियस, दैट पावर शेयरिंग इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी। in a non-democratic form, be it monarchy or dictatorship or military rule or any other form of government, power sharing is not possible. So power sharing is possible only in democracy. Clear?
अब डेमोक्रेसी में भी पावर शेयरिंग को समझना, या कई बार क्या ऐसा हो सकता है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में भी ना होता हो? मैंने कहा कि अगर पॉसिबल है तो सिर्फ डेमोक्रेसी में, लेकिन सिर्फ हर एक डेमोक्रेसी में ऐसा इजीली हो रहा हो यह भी जरूरी नहीं है। इसीलिए पावर शेयरिंग क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। पावर शेयरिंग को अगर हम इजी वर्ड में डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग ऑल, सबके साथ पावर का, और ये ऑल डिफरेंट फॉर्म्स में है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है और यह डेमोक्रेसी के सभी ऑर्गन, सभी लेवल गवर्नमेंट में यह शेयर्ड होता है। अब डेमोक्रेसी के ऑर्गन क्या क्या है यह आपके सामने है, आप देख रहे हैं। पावर शेयरिंग जो लेजिस्लेचर है गवर्नमेंट का, जो 3 मेजर ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके बीच का एक साझेदारी है, इसके बीच की एक हिस्सेदारी है, और यह डेमोक्रेसी के डिजाइन का इसेंस है। दिस इज द वेरी मच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या किसी एक समूह या किसी एक स्तर पर पावर का कंसंट्रेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, ना होना चाहिए। और इसी को जब डिफरेंट संस्था, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर का बंटवारा होता है, पावर साझा किया जाता है, पावर की साझेदारी या हिस्सेदारी तय की जाती है, तो उसको कहते हैं पावर शेयरिंग। जैसा आप यहां देख रहे हैं, एक फॉर्म ये है कि पावर शेयरिंग को हमने यहां डिफाइन किया है। अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन हैं वह तीनों ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, में पावर को डिवाइड किया। जैसा आप पहले से जानते होंगे कि लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, जिसमें हमारा पार्लियामेंट आता है, प्रेसिडेंट भी आता है। एग्जीक्यूटिव उसी कानून को, उसी लॉ को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी यह सुनिश्चित करना या कंफर्म करना कि सभी ऑर्गन्स या सही तरीके से काम कर रहा है। अगर वहां कोई रॉन्ग डूअर्स है या कोई इनकंसिस्टेंट टू दैट लॉ है, जो लॉ बना है उसका कोई पालन नहीं कर रहा है, डिसओबे कर रहा है, डिफाई कर रहा है, तो जुडिशरी उसको पनिश करे, इंटरप्रेट करे क्या है। अब यह था पावर शेयरिंग का एक छोटा सा कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये बात, डेमोक्रेसी में भी यह किस तरह से सुनिश्चित हो यह जानना जरूरी है। यह कैसे हो सकता है? क्या सभी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयरिंग को इंश्योर करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह करते हैं, अगर नहीं करते तो वहां के हालात क्या होते हैं? तो आइए दूसरा जो फॉर्म हम पढ़ेंगे वह यह कहता है कि एस्पेक्ट्स देखिए ये पावर शेयरिंग का, यह कहता है कि पावर शेयरिंग है क्या। पहली बात जो मैं आपको समझा चुका हूं, दूसरा कि पावर शेयरिंग क्यों, और तीसरा अगर हो भी गया तो फिर कैसे। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन पावर शेयरिंग। नंबर 1, व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग है क्या, पावर शेयरिंग का मतलब क्या। दूसरा, व्हाई पावर शेयरिंग, हम पावर शेयरिंग पर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, व्हाई इट शुड। आपका चैप्टर शुरू हुआ, पॉलिटिकल साइंस शुरू हुई, और हमने सबसे पहला कंसेप्ट पावर शेयरिंग रखा, क्यों। दूसरा, और तीसरा कि अगर होना ही है, if it is quite compulsory, necessary, if it is so important for democracy, then how it should be done, how it should look like, how the division or distribution should be executed. तो सबसे पहला फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग इज द डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सिंपल,
किसमें कैसे ये हम बाद में देखेंगे। पावर शेयरिंग का मतलब डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। दूसरा है कि वाई पावर शेयरिंग, ये जरूरी है समझना, जिसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों। और तीसरा है कि पावर शेयरिंग कैसे, हाउ, कैसे होगा, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वाई, इसमें पावर शेयरिंग की नेसेसरी क्यों है, क्या इसकी नेसेसरी है, नीड क्या है, वाई इट इज नीडेड, क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना डेमोक्रेसी के लिए, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्यों है ये। और तीसरा है कि हाउ शुड बी डन, द वे पावर शेयरिंग should be executed, should be done और should be executed, ये कैसे होना चाहिए, ये यहां तय होगा कि पावर शेयरिंग कैसे होना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने, दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक तो एशिया का एग्जाम्पल है और दूसरा यूरोप का, क्योंकि यूरोप से आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत यूरोप से हुई है, तो एक यूरोप से, अमेरिका से हुई वैसे, बट शुरुआत अगर देखेंगे इनिशिएशन तो यूरोप से हुआ। तो यूरोपियन कंट्रीज में किस तरह से और एशिया में किस तरह से, और दोनों में एक जगह यह दिखाने की कोशिश की है कि जहां पर पावर शेयरिंग होती है, अगर पावर का बंटवारा होता है वहां क्या, और जहां नहीं होता है वहां क्या, किस तरह के इंपैक्ट्स आते हैं, क्या उसका कंसिक्वेंसेज होते हैं, यह दोनों दिखाने की कोशिश की गई है, सो दैट आप खुद यह डिसीजन ले पाए कि पावर शेयरिंग क्या जरूरी है या नहीं। तो पहला एग्जांपल है आपका यूरोपियन कंट्रीज का, बेल्जियम का। मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम आज के डेट में एक डेवलप्ड कंट्री है। एक समय था जब बेल्जियम को यूरोप का डस्टबिन कहा जाता था, डस्टबिन, कॉकपिट कहा जाता था, ये इतना ज्यादा इसकी हालत खराब थी। और आज ये बेल्जियम आपका दुनिया का एक डेवलप कंट्री है और एक मॉडल प्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे यूरोपियन, आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बेल्जियम का, वह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसी के साथ जुड़ा हुआ है वह भी किस्सा। बेल्जियम यूरोप की एक कंट्री है और यह एक छोटी सी कंट्री है, जैसा मैंने कहा एरिया इसका कम है, और ये चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीदरलैंड से, इधर फ्रांस से, और इधर जर्मनी से, और क्या कहते हैं लग्जमबर्ग से, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और फ्रांस, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये चार कंट्री का। और स्वाभाविक है जब फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी, फिर इधर लग्जमबर्ग, ये चारों इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो एक सिंपल सी बात है कि वहां के लोगों का कल्चर, रेस और उनका एथनिसिटी भी लगभग मिलता जुलता होगा। बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। हरियाणा के हिसाब से देखा जाए, जिस समय बुक लिखी गई है उस समय के हिसाब से है, या बढ़ गई होगी, 20 साल पहले का है तो बढ़ गया होगा, 1.25 के आसपास, 1 करोड़ 25 लाख के आसपास हुआ होगा। और हरियाणा के आज के डेट में अगर देखें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो हाफ नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस समय की लिखी हुई के हिसाब से यह हाफ था। यहाँ के अगर हम इथनिक कंपोजिशन की बात करें, एथनिक का मतलब होता है, एथनिसिटी का मतलब किसी भी जगह रहने वाले लोगों का कल्चर, वह कल्चर यानी किस तरह से वह लाइफ स्टाइल क्या है, उनका फिजिक, उनकी रेस, उनका लैंग्वेज, या किस तरह का है। मैं एक बात क्लियर करूं, एक देश में भी कई एथनिसिटी के लोग हो सकते हैं, कई डिफरेंट कल्चर के लोग हो सकते हैं, और कई दो देश के लोगों का एथनिसिटी एक हो सकता है,
इसका नेशनैलिटी से, एथनिक कंपोजिशन का नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल। इसका नेशनैलिटी से लेना देना नहीं है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, इंडिया में नॉर्थ इंडिया के लोग अगर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के लोगों को देखें, वेस्टर्न यूपी के लोगों को देखें, उनका जो कल्चर है, उनकी जो फिजिक है, जो कल्चर, जो रेस है, जो लैंग्वेज है, वो, और फिर आप नॉर्थ ईस्ट इंडियन के आसपास चले जाइए, चाइना बॉर्डर से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, और क्या कहते हैं त्रिपुरा, नागालैंड, इनका, या साउथ में चले जाइए, केरला का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का, उनका कल्चर अलग है, उनका फिजिक अलग है, उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग है। तो कल्चर एक कंट्री में भी, यानी इंडिया, हम सब इंडियन है, नेशनैलिटी हमारी इंडियन है, लेकिन हमारा इथनिसिटी अलग है। बट जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लोग हैं, जो पाकिस्तानी पंजाब के प्रांत के लोग हैं, द पीपल ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान एंड द पीपल, द सिटीजन्स ऑफ पंजाब इन इंडिया हैव सिमिलर इथनिसिटी, हाउएवर द नेशनैलिटी इज डिफरेंट। सी, उधर के पंजाब के लोग पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं और इधर के पंजाब के लोग इंडियंस हैं, बट देयर इथनिसिटी इज सेम। सिमिलरली जो बंगाल की बात करें आप, वेस्ट बंगाल के लोगों का इथनिसिटी और बांग्लादेश के लोगों का इथनिसिटी लगभग सेम है, लेकिन नेशनैलिटी अलग है। सो दैट इज, इथनिसिटी का मतलब है कि एक ऐसा डिवीजन सोसाइटी में जो बेस्ड होता है कल्चर पर, फिजिकल अपीयरेंस पर, रेस पर, और वह अलग हो सकता है नेशनैलिटी सेम होते हुए भी। तो हमने ये देखा कि बेल्जियम में, अब आप देखिए कि बेल्जियम में जो इथनिक कंपोजिशन है वह क्या है, या देखने की कोशिश करते हैं। आइए, बेल्जियम में आप देखेंगे कि ये, मैं यहां से, कि ये डच लोग हैं, डच लोग हैं। मैं अगर बात करूं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि डच हैं, फ्रेंच हैं और जर्मन हैं। डच की संख्या और इसकी सारी चीजें यहां दी हुई है, मैं इस पर ले चलता हूं आपको। अगर आप देखें तो ये तीन मेजर जो कम्युनिटी है, रेस है, वह रह रही है, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच जो ऊपर का पार्ट है, ये पार्ट है डच जहां रह रहे हैं, दे आर डच। ये जो लोग हैं ये डच लोग हैं। जो ये फ्लेमिश रीजन है, ये जो आप पीला पीला जो येलो कलर का देख रहे हैं, ये फ्लेमिश रीजन है, इसमें डच स्पीकिंग लोग हैं। यानी चूंकि ये नेदरलैंड और नेदरलैंड का ही पार्ट, कभी एक समय में आपको मैं ये बता दूं तो नेदरलैंड जो था, ये जो आपका बेल्जियम जो था, वह नेदरलैंड का ही पार्ट था, नेदरलैंड का ही पार्ट था। ये 1830 में नेदरलैंड से अलग हुआ है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दूं कि ये नेदरलैंड का ही पार्ट था, नेदरलैंड से अलग हुआ है। तो अब एक बात तो तय हो गई कि इथनिसिटी के हिसाब से यहां पर ये फ्लेमिश रीजन, जहां लगभग 59% लोग, ये जो लोग हैं 59%, मैं ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इससे लिखता हूं, ये 59% लोग, ये 59% लोग जो है वह डच स्पीकिंग पीपल है, एंड दे आर लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम व्हिच इज नोन एज फ्लेमिश रीजन। जो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 59% लोग फ्लेमिश रीजन में, एंड दे आर द लैंग्वेज स्पोकन दैट इज डच। दूसरा अगर आप बात करोगे तो ये जो नीचे वाला सदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट में, दिस सदर्न पार्ट, ये कहलाता है वलोनिया रीजन। दिस इज नोन एज वलोनिया रीजन। ये क्या कहलाता है? वलोनिया रीजन कहलाता है। या क्या कहलाता है? वलोनिया रीजन। दिस इज वलोनिया रीजन। और इस वलोनिया रीजन में रह रहे हैं, कौन रह रहा है? फ्रेंच। द फ्रेंच आर हियर। यहां पर फ्रेंच लोग हैं और इनकी संख्या है 40%। कुल मिलाकर कितना परसेंट हो गया? 59 और 40 दोनों मिला के 99%। दूसरा हो गया आपको 1% की पॉपुलेशन, जो आप ये देख रहे हैं, आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं, आइए, ये जो आप
ये पोर्शन देख रहे हैं, दिस रीजन, ये रीजन है आपका जर्मन स्पीकिंग। यहां पर ये जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। यह बेल्जियम के साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, और इनकी संख्या 1% है। सो 3 कंपोजिशन, अगर टोटल कंपोजिशन देखा जाए तो 59% क्या है, आपको पहले बता दिया। 59% जो है वह डच है जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% फ्रेंच है जो वलोनिया रीजन में रहते हैं, और 1% साउथ ईस्ट वलोनिया रीजन में जो जर्मन है। सो 3 मेजर कम्युनिटीज, यानी द पीपल ऑफ 3 मेजर लैंग्वेजेस आर देयर। तो यहां मेजोरिटी में कौन है, सिंपल सा, यहां मेजोरिटी में कौन है, फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच जो है वह मेजोरिटी में है, और ये दोनों माइनॉरिटी में है। ये था एथनिक कंपोजिशन। अब यहां एक बहुत बड़ी आप दूसरा जो देखते हैं, ये यहां आप देखते हैं कि डच और फ्रेंच कम्युनिटीज में कुछ टेंशन होता है। डच, चूंकि जर्मन तो बहुत कम है, डच वर्सेस फ्रेंच, इन दोनों में 1950s 60s में, 1950s और 1960s में, 1950s और 1960s में हम देखते हैं यहां पर दोनों 1950s-60s में बहुत टेंशन होता है। क्यों? यह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फिर भी यहां पर क्यों होता है टेंशन? फ्रेंच और डच के बीच में, जर्मन तो बहुत 1% है, कोई मतलब ही नहीं है उनका। ये दोनों जो मेजर, एक तो मेजोरिटी में है, दूसरा माइनॉरिटी में, लेकिन मेजर पॉपुलेशन ग्रुप है, दोनों में टेंशन होता है। क्यों? डच ये 59% वर्सेस ये 40%। 59% में होते हुए भी द डच को ये लगता है कि दे आर इन मेजोरिटी, दे आर इन मेजोरिटी इन द होल कंट्री, बट they are not powerful. They receive income, development, education later than the French. भाई हम पॉपुलेशन में ज्यादा हैं, पूरे देश में हमारी संख्या ज्यादा है, और हम गरीब हैं, पावरलेस हैं, डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो in spite of, despite being less in number, they are politically influential, they are politically powerful, they are educated, they have power, they dominate. So that is the cause of tension, and इसी चीज को रिजेंट करने की कोशिश करते हैं डच। डच हैज अ रिजेंटमेंट। अब आपको प्रश्न आएगा कि व्हाट वर द रीजन ऑफ रिजेंटमेंट अमॉन्ग द डच, तो आप कहेंगे कि डच डिस्पाइट बीइंग मोर इन नंबर, they were less powerful. Number 2, they were less developed. They received education much later than the French, and they were being dominated by the relatively a small group, a small population. So these were the causes of the resentment of the Dutch against French. तो ये पूरा टेंशन रहा और लगातार टेंशन रहा। अच्छा, अब इसकी वजह क्या? ये सारी चीजें थी टेंशन की, लेकिन फ्रेंच ये कर कैसे पाए? even when they are less in number, even if they are, now they are less in number, yet they are in the position to dominate. They are dominate group, their dominance है उनका, they suppress, they exploit the Dutch. क्यों? तो इसका जवाब छुपा हुआ है उनके सिटी ब्रसेल्स, कैपिटल सिटी जो ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स के कंपोजिशन में, ब्रसेल्स के एथनिक कंपोजिशन में। ब्रसेल्स यहां का कैपिटल है कहां का? बेल्जियम का। और इसका कंपोजिशन देखिए, इसके कंपोजिशन में फ्रेंच आर मोर इन नंबर, ये मेजोरिटी में है, ध्यान दीजिए कि ये मेजोरिटी में है, और डच
माइनॉरिटी में है। आपको सारी चीजें क्लियरली यहां लिखी हुई है और आपको समझ में आएगी। मैं यही बता दूं, अगर पूरे देश की बात करोगे, इन द होल कंट्री डच, इन द होल कंट्री डच, जो पूरे देश की बात करेंगे हम होल, अगर हम होल कंट्री की बात करें, अगर हम होल कंट्री की बात करते हैं तो क्या होता है, डच मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो होल कंट्री, तो अगर हम होल कंट्री की बात करें, होल कंट्री की बात करें तो ये जो फ्रेंच है वह माइनॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में ये मेजॉरिटी में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अब प्रश्न उठता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है समझिए। आप देखिए, अपने देश का एग्जांपल लीजिए। हमारे देश का कैपिटल, आप लोग कहेंगे दिल्ली, नहीं, न्यू दिल्ली। हमारे देश का कैपिटल न्यू दिल्ली। और जितने भी पॉलिटिकल इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं या गवर्नमेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर, सारे एजेंसीज, ये सारी की सारी कैपिटल सिटी में है। और कैपिटल सिटी में बीइंग मोर इन नंबर, ये सब के सब फ्रेंच आर लोकेटेड ऑन की पोजीशंस, दे आर ऑन की पोजीशंस, वो सारे की पोजीशंस पे हैं, इंपोर्टेंट पोजीशन पे हैं। दे control the administration, so even they have a larger share in the policy making, policy execution. So the policy making or execution is somehow a bit partial, a bit biased towards French. They directly benefit, first they directly benefit the French, then it goes to the other sections, and that is the reason of a resentment, जैसा मैंने कहा, that is the reason of tension between the Dutch and the French. क्यों उन्हें ये सारी चीजें, इनकम, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीजें बाद में मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्हें बाद में मिलती है, पहले किसको मिलती है? फ्रेंच को। और क्यों मिल पाती है? क्योंकि सारी पॉलिसी मेकिंग होती है कैपिटल सिटी में, और वहां पर फ्रेंच आर मोर इन नंबर. So as the French are more in number in the capital city, they are occupying the most important position in the administration. So they frame the policies, वह policies जो बनाते हैं, that are directed towards giving benefit to their own section, their own ethnic groups, and that is French. That is the reason. अब ये टेंशन हुआ, इस टेंशन का हल क्या? यही वो समय था जब बेल्जियम को कहा जाता था कि यह डस्टबिन है, यह कॉकपिट है यूरोपियंस का, यूरोपियन कंट्रीज का। तो आज यह यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, आज यह डेवलप्ड कंट्रीज है, कंट्री है। क्यों, कैसे हुआ? इसका मतलब वहां के लोगों ने कोई रास्ता इसका जरूर निकाला और दे बिगैन टू डेवलप। वो रास्ता क्या था, किस तरह से उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज किया, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले हम आगे देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास पावर शेयरिंग का। यह दूसरा जो है वह श्रीलंका है, एशियन कंट्री, यहां का एग्जाम्पल है, हमारा पड़ोसी मुल्क। आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया के मैप के साथ एक चिपका हुआ रहता है, यही वो श्रीलंका है जो आप देखते होंगे तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में। या कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता किसी के साथ, बट एक ऑफशोर है, एक चैनल है, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। ये वाटर चैनल है, लंबी सी एक, वह इनको इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। बहुत कुछ मिलता जुलता है श्रीलंका का, हमारी तरह ही ये भी 1948 में आजाद हुआ। हम 1948 में इंडिपेंडेंट हुए और ये 1948 में, और दोनों का जो कॉलोनियल पावर था, इंपीरियलिस्ट पावर थी, वह ब्रिटेन ही थी। यह भी क्लियर हो गया, आपके बुक में नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारे ऊपर जैसे ब्रिटेन था वैसे ही श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटेन था, और ब्रिटेन ने इनको भी हमारे साथ साथ गुलाम बनाया हुआ था, और साथ में हम दोनों को लगभग कम और बेस 1 साल के अंतर में इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिया को और इनको श्रीलंका को। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से आप देखें वाटर बॉडीज है, और
इंडिया का एक कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है थोड़ा सा चैनल के साथ, और ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। साथ में अगर यहाँ का अगर हम देखें पॉपुलेशन तो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और इसकी इथनिक कंपोजिशन यानी यहां जो लोग रहते हैं वो बेसिकली मेजरली 2 ग्रुप है एथनिक कंपोजिशन, और थोड़ा बहुत मिक्स है। आइए देखते हैं ये श्रीलंका, और श्रीलंका जो सबसे मेजर ग्रुप है, श्रीलंका का जो सबसे मेजर ग्रुप है वह है श्रीलंका का सबसे मेजर ग्रुप है वह है सिन्हल्स, सिन्हलाज। ये बेसिकली रिलीजन वाइज अगर हम देखेंगे तो ये बुद्धिस्ट होते हैं, दे आर बुद्धिस्ट। और ये सिन्हला लैंग्वेज, सिन्हलाज है, ये सिन्हलीज बोलते हैं, ये सिन्हलीज लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा तमिल्स, ये सिन्हलीज दे आर 74%, तमिल्स दे आर 18%, एंड द क्रिश्चियंस जो यूरोपियंस आए तो कुछ तो जैसे इंडिया से लगभग चले ही गए, लेकिन जो और यूरोपियन कंट्रीज है जैसे आप साउथ अफ्रीका देखेंगे वहां से नहीं गए, वहां से बहुत लोग वहीं सेटल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, अमेरिका में सेटल हो गए, ऐसे पूरी दुनिया में उनका कंट्रोल था। श्रीलंका में भी बहुत सारे लोग सेटल हो गए, तो वहां लगभग अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस हैं, यहां पर आप कोई अलग नहीं रिलीजन के हिसाब से, तो ये 7% है, और लगभग 1% जो रिलीजन को नहीं मानते और मिसलैनियस 1% जो बच गया वो ये है। अब आप ये समझिए कि ये जो सिन्हलीज लैंग्वेज बोलते थे वह बुद्धिस्ट से रिलीजन से, सिन्हला दे यूज्ड टू स्पीक सिन्हलीज एंड दे वर बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। पहली बात कि ये लोग सिन्हलीज लैंग्वेज बोलते हैं और ये बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं, दे आर द मेजॉरिटी सेक्शन, दे आर द सेक्शन हु आर इन मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा। दूसरा तमिल्स, तमिल्स ये 18% थे जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और रिलीजन में अगर रिलीजन वाइज देखे तो ये दोनों हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, बट उनका लैंग्वेज तमिल था, याद रखिए। ये सिन्हल्स, इनका लैंग्वेज सिन्हलीज, और ये धर्म था बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट थे ये लोग, ये बुद्धिज्म में विश्वास करते थे। आप लोगों को याद हो ना बुद्धिज्म इंडिया से ही स्प्रेड किया, भगवान बुद्ध का जन्म बिहार में, और बिहार में उनका जो एरिया था, और वहां से फिर वह आगे बढ़ा ये धर्म। आइए हम तमिल्स की बात करें तो तमिल्स में 2 ग्रुप था, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स को नेटिव तमिल्स भी कहा जाता है, जो वहीं के थे, नेटिव तमिल्स, ये 13%, और जो इंडियन तमिल्स थे वो 5%। अब ये नेटिव तमिल्स कौन थे? आप देखेंगे जब इंडिया का मैप हम देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं ना, ये सटा हुआ ऐसे थोड़ा सा ऊपर, तो ये यहां से, अब आप अगर कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ये जो प्लेट्स है, जो क्रस्ट है, वह डिवाइड हुई, उसमें कन्वेक्शनल करंट के कारण क्रैक्स बना, प्लेट्स बटा और प्लेट्स खिसकता रहा। तो ये हो सकता है कि ये सारा जोन एक ही रहा होगा, और ये डिवाइड होकर खिसकता हुआ ये अलग हो गया, तो तमिल्स इधर चले गए। जो बहुत पहले गए वह तमिल्स, ये चूंकि ये तमिलनाडु का सेक्शन, ये तमिलनाडु स्टेट है हमारा, ये पता है आपको, ये तमिलनाडु है, तो यहां से जो पहले ही इस सेक्शन में, इस एरिया में लोग रहते थे, जो श्रीलंका में बहुत पहले से रहते थे, उस रीजन में ही, वह रीजन ही श्रीलंका था। आप रामायण वगैरह में श्रीलंका के बारे में सुनते हैं, लंका सुनते हैं, सिलोन कहा जाता था लंका को, तो वह आप सुनते हैं, तो ये वहां था, तो वो पहले से रहने वाले लोग थे, वह 13%, और बाद में इंडिया से लोग माइग्रेट किए, ये जो 5% है वह बाद में माइग्रेट किए। पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, ये जो आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं, देखिए नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में कंसंट्रेटेड है,
और जो इंडियन तमिल्स जो बाद में माइग्रेट किया इन्होंने, वह एक तो आप जाके सदर्न पार्ट में थोड़ा सा कंसंट्रेशन है और थोड़ा बहुत इधर उधर है। यानी इनका माइग्रेशन किया कैसे? एज एन इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के रूप में। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। आपने देख लिया कि श्रीलंका में तमिल्स दो तरह के हैं। एक तो नेटिव श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के बनने के समय से वहां रह रहे थे, वह श्रीलंकन तमिल्स या नेटिव तमिल्स जिनकी संख्या 13%। और दूसरा वह तमिल जो इंडिया के तमिलनाडु से बाद में माइग्रेट किया। जिस कैसे माइग्रेट किया? एज एन इंडेंचर्ड लेबर या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। ये कौन होते थे? याद करिए, हमारे ऊपर कंट्रोल था यूरोपियंस का, ब्रिटिश का। और ब्रिटिश का पूरी दुनिया में ब्रिटिश की कॉलोनी थी, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हर जगह। तो जहां जहां भी उनको उनकी कॉलोनी थी वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। और इस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में जो सबसे ज्यादा यूजफुल रिसोर्स था वह लैंड था। तो लैंड को एक्सप्लॉइट करेंगे, लैंड पर खेती करेंगे, तो वह लोग आएगा कहां से? लेबर की रिक्वायरमेंट थी। तो जहां जहां लेबर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से वह लेबर हायर करके, रिक्रूट करके ले जाते थे। तो इंडिया से भी वह उन एरिया, अब दूसरा प्रश्न, तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा था, यहां से लोगों को रिक्रूट करके ले जाएंगे, तो कहां से ले जाएंगे? इंडिया में भी उन एरियाज में जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीबी है, जहां प्रोडक्शन नहीं होता ज्यादा, तो वो ड्राई रीजन्स वगैरह से। तो कुछ तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा थी, जैसे यूपी बिहार, यानी जो सेंट्रल एरिया था आज का यूपी बिहार, बिहार में सेंट्रल प्रोविंस यानी यूपी का पार्ट, थोड़ा सा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। सो तमिलनाडु से लोग माइग्रेट किया, लोगों ने इधर की तरफ इनको लेके गए। अब ब्रिटिश के साथ तो लोग, ब्रिटिश ने कहा था कि आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी, ये होगा वो होगा, यह भी नहीं बताते थे कि ये समंदर क्रॉस करना है। हिंदू मैथोलॉजी में समंदर को, सी को, ओशियन को क्रॉस करना पाप माना जाता है। तो ये बताते नहीं थे फाइनल डेस्टिनेशन कहां जाना है, रिक्रूट करते थे। और चूंकि लोगों के पास खाने पीने के लिए है नहीं, भूखे मर रहे हैं, तो लोग उनके साथ चले जाते थे अच्छी जिंदगी पाने के लालच में, और गए तो वहीं बस गए। आपने सुना होगा अक्सर ये कहानी कि हमारा जो मॉरिशस है, जो फिजी है, जो सुरीनाम है, जो ट्रिनाड है, जो गुआना है, वहां पर इंडियंस लोग हैं। खासकर मॉरिशस और फिजी में तो बहुत अच्छे इंडियंस की संख्या है। वहां भोजपुरी बोलते हैं लोग, क्योंकि यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा वहीं गए, वहां भोजपुरी बोलते हैं। सरकार बना लिया उन लोगों ने, राम गुलाम वहां के प्राइम मिनिस्टर थे कभी, तो सरकार बना लिया वहां ने। आपने वीएस नौपॉल का नाम सुना होगा, जो नोबेल क्या कहते हैं, पीस प्राइज लिटरेचर में नोबेल प्राइज अवार्डेड हैं। वीएस नौपॉल, वासुदेव सूरजमल नौपॉल, ये वेस्ट इंडीज के बहुत सारे खिलाड़ी आज भी, जिनका नाम सुनील नरेन खेलता है हमारी टीम में केकेआर से आईपीएल में। आप देखिए उसका नाम क्यों सुनील नरेन, वेस्ट इंडीज का है। वही इंडियन जो इंडेंचर्ड लेबर गए, उन्हीं का वंशज है, उन्हीं का सक्सेसर है, उन्हीं की जनरेशन है। तो इस तरह से ये इतनी कंपोजिशन है श्रीलंका का। अब यहां श्रीलंका में मेजोरिटी है, यहां भी टेंशन हुआ, यहां भी प्रॉब्लम्स हुई। तो बेल्जियम की प्रॉब्लम्स और श्रीलंका की प्रॉब्लम्स, किसने क्या किया, किस तरह से सॉर्ट आउट किया, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।